कम हो जाती है, रोड जैसे जैसे गाड़ी स्पीड लेती जाती है ना, तो रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन जो है वो कम होती जाती है। जब एक गाड़ी की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी तो एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। एक पॉइंट पर आकर गाड़ी टर्मिनल वेलोसिटी को टच कर लेगी। लेकिन हाई स्पीड पे क्या मसला होता है, हाई स्पीड पे गाड़ी की ना फ्रिक्शन रोड से कम हो जाती है। अब ये क्या टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट पानी में डालते हैं आप, जैसे कि आप पानी में खुद जंप करें तो आपका वेट नीचे की तरफ होता है, ऊपर की तरफ वाटर की रेजिस्टेंस आती है। वेट इज ग्रेटर देन फ्लूइड रेजिस्टेंस। ये जो आपको नजर आ रहा है ये इस मोशन की डायरेक्शन है, ये इस मोशन की डायरेक्शन है। और ये वाली चीज देखिएगा, यू अपथ्रस्ट है और यू का मतलब है सरफेस एरिया। तो जब कोई चीज इस तरह पानी में नीचे जाती है तो वेट तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन ये जो आपको ड्रैग नजर आ रहा है ये बढ़ता जाता है। रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस बिकम्स टर्मिनल वेलोसिटी। ये वाली स्क्रीन आप कॉपी करिएगा।
लोग एक शॉर्ट एनिमेशन देखिएगा। देखो आपने ये जो एनिमेशन देखी, इसमें आपने देखा कि बॉल शुरू में तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही थी, लेकिन फिर उसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ी और स्पीड कांस्टेंट हो गई। इसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। मैंने ये वाला स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछली क्लास में कॉपी भी कराया था। ये जो आपको स्केच नजर आ रहा है ये वाला, ये स्केच शो करता है कि आगे जाकर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाती है और उसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इसका एक एक्सपेरिमेंट है जो आपको ओरली देखना है। आपके पास यहाँ एक बड़ा सिलेंडर है और उस सिलेंडर में ऑयल भरा हुआ है। जब आप एक बॉल इसमें डालते हैं तो बॉल सीधा नीचे की तरफ जाती है। रबर बैंड लगे हुए इक्वल डिस्टेंस पे, और यहाँ पर फिड्यूशियल मार्क लगा हुआ है। ये जो आप रबर बैंड देख रहे हो इनको फिड्यूशियल मार्क कहते हैं। ये स्टॉप क्लॉक है। तो जब ये बॉल नीचे की तरफ जाती है तो ये इनके दरमियान से गुजरती है। इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल मार्क लगे हुए हैं, तो जब ये बॉल गुजर रही होती है तो आप घड़ी ऑन कर दें। जब आपको लगे कि बॉल का डिस्टेंस इक्वल टाइम में है, तो आप समझ जाएं कि बॉल की वेलोसिटी टर्मिनल हो गई है। हेडिंग डालिएगा इंट्रोडक्शन टू स्केचेस, दो लाइनें छोड़ दीजिएगा और हेडिंग डालिएगा इंट्रोडक्शन टू स्केचेस। स्केचेस वाला टॉपिक मैंने आपके साथ पहले किया है एक मर्तबा, जब हम करंट का चैप्टर कर रहे थे। लेकिन स्केचेस इतने इंपॉर्टेंट हैं और इतना रेगुलर आते हैं कि इनकी एक रिवीजन जरूरी है। अगर एक लाइन स्ट्रेट हो लेकिन वो ओरिजिन से पास ना करे तो उसको कहते हैं लीनियर। उसकी ये इक्वेशन बन सकती है, एबीसी तो नंबर्स होते हैं। अगर कोई लाइन स्ट्रेट हो और वो ओरिजिन से पास कर रही हो तो उसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू के एक्स होती है। और अगर आप इसको देखें ये वाली चीज, तो ये कहलाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है एक क्वांटिटी बढ़ रही है और दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा।
खत्म होती है, थोड़ी सी स्पेस मिलेगी ना, फुल एक्सपोर्ट किसी को समझ नहीं आती। देखो ये वाली शेप देखो, y इज इक्वल टू 1/x, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, देखो ये शेप, और ये वाली है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। मेन पैरामीटर्स फॉर स्केचेस, स्केचेस को शुरू करने के, स्केचेस को बनाने के मेन पैरामीटर्स क्या है? जब आप स्केचेस को के सवाल को देखें तो सबसे पहले चेक करें उसका ग्रेडियंट क्या है, फिर उसका एरिया क्या है, फिर वाई क्वांटिटी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, प्लस और माइनस। ये वाली स्क्रीन देखें, ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। बेसिक चीज सब बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपको बहुत बेसिक चीज बता दूं। ये पोस्टिंग भी करते हैं, किसी भी पोस्ट को पोस्ट करते हैं, अपना पेज को पोस्ट करते हैं। पिछले साल जब मैंने आपसे वीडियो वाला एक करवाया था, आपको एक रेफरेंस दिया था कि भाई उस समय मैंने पे कंप्लेन की, उसके बाद हम पहुंचे थे 10,000 क्रॉस हुआ था, 10,000 उसके बाद तो 4-500 लोग ऐड हुए।
देखो अब तुम्हें यहाँ पर नजर आ रहा है ये लाइन ऊपर जा रही है स्ट्रेट। अच्छा, अब अगर लाइन स्ट्रेट हो, ऊपर जा रही हो, तो ग्रेडियंट प्लस होता है, एम इज कांस्टेंट। अगर लाइन स्ट्रेट हो, नीचे आ रही हो, तो एम नेगेटिव है, एम इज कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन के साथ आ रहा है कांस्टेंट ग्रेडियंट। और ये मैंने पहले भी करवाया था, बट आपको ये दोबारा देखना है और इसको दूसरी मर्तबा कॉपी कर लें, बिकॉज स्केचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हर पेपर में आपको स्केचेस बहुत सारे मिलेंगे। तो ये दो ट्रांसलेशन है, स्केचेस याद करने की बजाय उनके टेम्पलेट्स याद कर लेने चाहिए कि कौन सी शेप का क्या मतलब है। तो ये कॉपी करिएगा। ठीक है, हमने ये स्केचेस कॉपी किए। अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो उसका ग्रेडियंट जीरो होता है। कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो तो उसका ग्रेडियंट इनफिनिट होता है। कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस पर स्लाइड करे तो उसकी जो वाई एक्सिस है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो, वाई वैल्यू जीरो हो जाती है। ये भी कॉपी होगा नोट्स में।
देखो अब ये वाला स्केच देखो, इफ अ कोऑर्डिनेट इज बेंडिंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर कोई ग्राफ वाई की तरफ मोड़ रहा है तो ग्रेडियंट इंक्रीज कर रहा है, अगर कोई ग्राफ एक्स की तरफ मोड़ रहा है तो ग्रेडियंट डिक्रीज कर रहा है, अगर कोई लाइन नीचे की तरफ टर्न कर रही है तो ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग, और अगर ऐसे टर्न कर रही है तो ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग। ये वाले स्केचेस भी नोट्स में कॉपी होंगे। Examples: gradient shows the ratio of the y quantity to the x quantity. जब भी तुम किसी ग्राफ का ग्रेडियंट निकालते हो, जब भी तुम किसी ग्राफ का ग्रेडियंट निकालोगे वो तुम्हें क्या शो करेगा, y अपॉन x यानी ग्रेडियंट। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। ठीक है, जब जब भी तुम किसी ग्राफ का ग्रेडियंट निकालोगे तो ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो y अपॉन एक्स होगा। एक एग्जांपल देखो, अब लिखा हुआ है y पर डिस्प्लेसमेंट, x पे टाइम, तो मैंने लिखा हुआ है स्पीड इज इंक्रीजिंग। स्पीड कहां से आया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करें तो स्पीड बन जाता है, इंक्रीजिंग कैसे हो गया, इसलिए कि तुम अगर यहाँ देखो इंक्रीजिंग का तुम्हें कैसे पता, क्योंकि ये जो शेप है ये वाली, इस वाली शेप का मतलब है ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग। अच्छा फिर यहां देखो वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। क्यों एक्सेलरेशन क्यों आया, क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा। सिमिलरली मास अपॉन वॉल्यूम करो तो डेंसिटी आएगा, मैंने वो लिखा इंक्रीजिंग। इसी तरह एनर्जी अपॉन टाइम करो तो पावर आता है। जो शेप है उससे ये तो पता चल गया इंक्रीज, लेकिन ग्रेडियंट बताता है कि क्वांटिटी क्या है। अब देखो वोल्टेज और करंट, तो व्हाट इज वोल्टेज अपॉन करंट, वो है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग। तो अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको दिखाई। आप ये वाला स्केच कॉपी करिएगा एज एन एग्जांपल, ये कॉपी करिएगा।
चलो हेडिंग डालो एरिया। एरिया अंडर अ स्केच शोज द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सीज। ये नोट्स में आएगा। डेटा शीट है सामने रखने के लिए। हाँ तो वो तो समराइज डेटा है, उसी से समझी बात। देखो सर अब अगर ये नहीं होगा, देखो सर बात ये मेरी भाई, देखो सर अब अगर देख सर नहीं होगा, आप देख अब आप उस एरिया को फिलहाल छोड़ दीजिए, अगर नहीं छोड़ेंगे मैं मार्केटिंग में मुस्तकिल सजेशन दे सकता हूँ, आप भी दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं मार्केट में उसको बहुत लगने लगे उसको बात करके नहीं रख सकते, मैं भाई मैं सबसे मुझे पता है मैंने उसको पहले साल मैंने ये किया सर, ये भी कोई फिर वही आ जाएगा जहाँ से चले थे। अब हम दे सकते हैं काम करें, हमें अपने सब दे सकते हैं पास नहीं होगा तो पास करवाएंगे सबसे, ये पहले पास हुआ और कभी भी पास हुआ ऐसा कुछ। देखो अब आपको ये लाइन नजर आ रही है, आपको नजर आ रहा है ये लाइन Q इज इक्वल टू आई टी, एरिया इज इक्वल टू चार्ज ट्रांसफर्ड। तो अब इस ग्राफ का जो एरिया है, इस ग्राफ का जो एरिया है वो टेक्निकली क्या है, इस ग्राफ का जो एरिया है वो क्वांटिटी ऑफ चार्ज को शो करेगा, क्योंकि Q इज इक्वल टू आई टी, चार्ज ट्रांसफर्ड है, चार्ज इनटू टाइम। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। सब लोग ये कॉपी करिएगा।
ठीक है, अब आप देखो कि मैंने एक और शो किया, अगर वाई एक्सिस पे मास है और एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन है, तो इसका एरिया क्या शो करेगा? रिजल्टेंट फोर्स। देखो इसका एरिया रिजल्टेंट फोर्स क्यों शो करेगा? क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन इज रिजल्टेंट फोर्स। ये वाली एग्जांपल भी कॉपी होगी। ठीक है, अब आप हेडिंग डालो। ये जो हेडिंग डालिएगा स्केचेस इन काइनेमेटिक्स, इसका मैंने एक लेक्चर आपको पोस्ट किया था। स्केचेस मैंने आपको सारे समझा दिए, बट मैंने इसका एक लेक्चर डाला था कल, तो वो देखना जरूरी है क्योंकि स्केचेस बहुत सारे हैं और वो सब तो याद नहीं हो सकते, तो मैंने आपको मेन आइडियाज सारे समझा दिए। आप हेडिंग डालिएगा स्केचेस इन काइनेमेटिक्स और उसमें लिख दीजिएगा रेफर टू ऑनलाइन लेक्चर। हेडिंग डालिएगा स्केचेस इन काइनेमेटिक्स, ये वाली हेडिंग डालें। स्केचेस इन काइनेमेटिक्स और उसमें लिखिएगा कि रेफर टू द ऑनलाइन लेक्चर।
डायनामिक्स, डायनामिक्स में लिखा हुआ है कंसीडर द फोर्सेस। ये चैप्टर असल में उन फोर्सेस को रिलेट करेगा, उन फोर्सेस को रिलेट करेगा जो आपने देखी हैं। ये बेसिकली उन फोर्सेस को रिलेट करेगा जो जब आप मूव करते हैं तो जो फोर्सेस होती हैं, जैसे एयर रेजिस्टेंस है, वेट है, तो डायनामिक्स उसको कहते हैं। सब लोग पेज बदल दीजिएगा, इट्स अ न्यू चैप्टर, और हेडिंग डालिएगा डायनामिक्स और उसमें लिखिएगा कंसीडर द फोर्सेस। सबसे पहले चैप्टर के मेन टॉपिक्स आएंगे। हेडिंग डालिएगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये वाली हेडिंग डालिएगा। हेडिंग डालिएगा फर्स्ट लॉ। न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो तो हमेशा रुका रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो हमेशा मूव करेगा, जब तक उस पर लगने वाली फोर्सेस एक्ट करती रहें, तो वो अगर फोर्सेस बैलेंस रहें। अगर उस पर लगने वाली फोर्सेस अनबैलेंस हो जाएं, अगर उस पर लगने वाली फोर्सेस अनबैलेंस हो जाएं, तो उस वक्त ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा, हेडिंग डालिएगा फर्स्ट लॉ और ये कॉपी करिएगा।
सॉफ्टवेयर मेरा बनाया, अब तो सिर्फ बातें हैं जल्दी ना, तो सर ये झगड़ा होगा स्टाफ के साथ, अगर इसमें तमाशे को लगाना है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, इज्जत इसमें है, बेहतरी इसमें है कि अभी मामला बहुत बड़े में है, तो बोले कि सर सजा ये मसला सब आपको सर सजा से ही शिकायत है, एडमिशन डिपार्टमेंट आप लेना चाहते हैं, बस आपको मिल जाए सर, लेकिन अगर आपने जरा सी भी उनकी कोई गनमेश से हरकत करने की कोशिश की, अगर आपने जरा सी भी कोई गनमेश से हरकत करने की कोशिश की तो जबरदस्त शटअप कॉल आएगी कि दरवाजा खड़ा है, इसके लिए हसन जुबैर को फोन करना मैं आपको, और मैं इसके लिए हसन जुबैर को ही बताऊंगा, फैज भाई को ही बताऊंगा, अली भाई को बताऊंगा, मुझे बताना पड़ा तो मैं एससीसीपी तक कोई मेल लिख दूंगा, इस तरह एक शख्स है जो मेंटली डिसेबल है और हमारे कॉलेज में भी एसएससी कह रहे कि आप मेंटली डिसेबल है। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। ये जो आपने कॉपी किया है इसको कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब आपने ये जो कॉपी किया है ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। अब न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ को रिलेट किया था इनर्शिया के साथ। अब इनर्शिया क्या होता है, जैसे आप एक गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं और अचानक गाड़ी को ब्रेक लगे तो आपको एक फॉरवर्ड झटका लगेगा, इस फॉरवर्ड जर्क को इनर्शिया कहते हैं। अगर गाड़ी खड़ी हो और अचानक चलना शुरू हो जाए, अगर गाड़ी खड़ी हो और अचानक चलना शुरू हो जाए तो गाड़ी को बैकवर्ड झटका लगता है, इसको भी इनर्शिया कहते हैं। Inertia is the property of mass due to which an object resists any change in its state of motion or rest. ये वाली कॉपी करिएगा।
Inertia is the property of mass due to which an object resists any change in its state of motion or rest. अब जैसे ये जो सिलेंडर है ना, इसके ऊपर एक कार्ड रखा हुआ है, कार्ड के ऊपर एक कॉइन है। अगर तुम कार्ड को जेंटली क्लिक करो तो जो कॉइन है वो जाकर कार्ड में गिर जाएगा, और ये चीज कहलाती है इनर्शिया। ये एक्सपेरिमेंट है छोटा सा। इनर्शिया का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लिहाजा उसकी कोई यूनिट नहीं होती। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट आ गया। अब अगला कॉन्सेप्ट देखो। इनर्शिया दो चीजों से डेवलप होता है, एक मास और एक स्पीड। जैसे एक बुलेट है ना, उसका इनर्शिया उसकी स्पीड होती है। एक एरोप्लेन का इनर्शिया मास और स्पीड दोनों से होता है। और एक बड़ा मल्टी व्हीलर ट्रक हो, उसका इनर्शिया उसकी स्पीड तो इतनी नहीं होती, बट उसका मास होता है। देखो कॉन्सेप्ट ये बनाओ कि इनर्शिया असल में वो प्रॉपर्टी है जो किसी चीज को होल्ड करती है। जैसे मैंने कहा कि गाड़ी को अचानक ब्रेक लगे तो आपको एक फॉरवर्ड झटका लगेगा, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। ठीक है, उसके बाद अब हेडिंग डालें, रिजल्टेंट और अनबैलेंस्ड फोर्स। दो लाइनें छोड़कर हेडिंग डालिएगा, रिजल्टेंट और अनबैलेंस्ड फोर्स। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने कुछ क्लास पहले शुरू करवाया था। देखो, अगर दो फोर्सेस लग रही हों
अगर दो फोर्सेस लग रही हों, दोनों इक्वल हों, ऑपोजिट हों, अगर दो फोर्सेस लग रही हों, इक्वल और ऑपोजिट हों, तो कहा जाएगा कि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो है। तो आप लिखिएगा कि if two forces are if two forces sorry if two equal and opposite forces if two equal and opposite forces if two equal and opposite forces are acting on an object, the resultant force is zero. क्या था कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, कॉमा। अब देखो, अब तुम्हें ये देखना है कि अगर ये फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हों तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी। अब इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, और ये वाला सिंबल यूज होता है। इनको कहते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, दे आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। ठीक है, अब हमने ये कॉन्सेप्ट बना लिया कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। यहां से हमारा आज का अगला कॉन्सेप्ट बनेगा, इसका मतलब है कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गई, बैलेंस्ड फोर्सेस, ए इज इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन इसका मतलब है कि जीरो हो जाएगा। देखो, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है ये बैलेंस फोर्सेस हैं। अगर अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो तो उसका मतलब होता है, देखो, रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो तो उसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी या तो कांस्टेंट है या फिर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, और इसका मतलब है कि वेलोसिटी जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। अब
अगर एक फोर्स नीचे लग रही हो, एक फोर्स ऊपर लग रही हो, तो ऑब्जेक्ट घूम जाएगा. द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो येट द ऑब्जेक्ट विल रोटेट. ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी रूल नंबर 2. क्या देखो यहां पर क्या है कि ऑब्जेक्ट ऐसे टर्न कर जाएगा. ये 5 न्यूटन है, ये भी 5 न्यूटन है. द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो येट द ऑब्जेक्ट विल रोटेट. चलो हेडिंग डालो रूल्स फॉर फोर्सेस. हेडिंग डालो रूल्स फॉर फोर्सेस. इनमें से कुछ रूल मैं आपको पहले लिखवा चुका हूं और कुछ अभी आ जाएंगे. नंबर 1, फोर्सेस इन लाइक डायरेक्शन आर एडेड. हमने उस दिन लिखा था जब फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में हो 5 + 7 तो फोर्सेस का सम इक्वल हो गया. फोर्सेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन आर सब्ट्रैक्टेड. एक फोर्स इस तरफ है, एक उस तरफ है, और ये रिजल्टेंट आ गया 5 न्यूटन. तो ऑपोजिट फोर्सेस हो तो सब्ट्रैक्ट कर दो, एक ही डायरेक्शन में हो तो ऐड कर दो. तीसरा, अगर फोर्सेस परपेंडिकुलर हो, अगर फोर्सेस परपेंडिकुलर हो तो उसका मतलब है कि आप उस पे पाइथागोरस लगाएंगे. नंबर 4, F1 F2, एक एरो यहां पर है, एक एरो यहां पर. जब दो फोर्सेस इंक्लाइंड हो तो उनके बीच में एंगल है थीटा. F1 और F2 दो फोर्सेस हैं. अब देखो ये नंबर 4 यहां से शुरू करते हैं और ये वाली डायग्राम कॉपी करो, ये वाली डायग्राम कॉपी करो. ठीक है, नीचे लिखो यूज पैरेललोग्राम रूल टू सॉल्व दिस. यूज पैरेललोग्राम टू सॉल्व दिस. अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो उसके लिए पैरेललोग्राम लगेगा. यूज पैरेललोग्राम रूल टू सॉल्व दिस. अच्छा फिर देखो ये वाला, अगर दो फोर्सेस दिए हों तो उनका मैक्सिमम रिजल्टेंट ऐड होता है, मिनिमम रिजल्टेंट सब्ट्रैक्शन होती है. ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा.
ठीक है, हमने ये कॉन्सेप्ट कर लिया। अब आप आगे देखो, अगर तीन फोर्सेस लग रही हों और तीनों के एरोज एक लाइन में हों, अगर तीन फोर्सेस लग रही हों और तीनों के एरोस एक ही लाइन में हों, तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाती है। इसको कहते हैं ट्रायंगल रूल। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, सब लोग ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। अब जरा देखें, अगर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, तीनों फोर्सेस इक्वल हों तो तीनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, 60 60 60 डिग्री उस वक्त हो सकता है। अब एक ट्रिकी सा कॉन्सेप्ट है, अगर दो एरोज तो हेड टू टेल हों, लेकिन एक एरो सामने से आ जाए तो फिर रिजल्टेंट फोर्स वो बन जाएगा, और इस केस में रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगी। नीचे वाली डायग्राम भी उसके साथ ऐड कर ले। चलो सेकंड लॉ की हेडिंग डाल के छोड़ दो, हेडिंग डाल दो सेकंड लॉ, और इसको यहीं छोड़ दो। फिर हम इसको इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज का काम यहीं तक है फिजिक्स का। अल्लाह हाफिज।